जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी, लास्ट लेक्चर से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नो सर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लर्न कर रहे थे कि अगर कोई पर्सन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हो, वो अगर अपना एक जर्नल लॉन्च करना चाह रहे हैं तो चाहे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे या चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी। आज का लेक्चर भी उसी की सीरीज, उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने एंड किया था उसमें एक, आप जब मैंने जर्नल की ऑथेंटिसिटी भी बताई थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि एक जर्नल जब अपने पेपर्स पब्लिश करेगा, एक रिसर्चर जर्नल में पेपर भेजता है और वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्ट होने के बाद तो वो उसके एक्सेप्ट होने के बाद वो गैलरी प्रूफ आते हैं जर्नल की तरफ से। गैलरी प्रूफ ये होता है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है जर्नल की तरफ से, उसको जो जर्नल है उसका एडिटोरियल ऑफिस, जो उसका प्रेस ऑफिस है, उसकी जर्नल के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करता है। तो फॉर्मेटिंग करके आपको प्रूफ भेजता है कि इस पेपर में देख लें, जो एक्सेप्ट हुआ वर्जन है इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। चेंजेस मींस कि कोई एक्सेप्ट होने के बाद पेपर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो भेजता है कि अब हमने इसको जर्नल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया है, तो कोई उनके प्रेस वाले ऑफिस से मिस्टेक तो नहीं हो गई कन्वर्जन के दौरान। तो अगर कोई ऐसा इशू है तो आप उसको देख कर हाईलाइट कर दें। तो एक्सेप्ट होने के बाद गैलरी प्रूफ आप ओके करते हैं, अगर चेंजेस है तो वो बताते हैं, और उसके बाद फाइनल आर्टिकल आपका जर्नल की साइट पे आ जाता है, जिसको हमने सेक्शन क्या कहा था कि ये प्री प्रेस इशू है, या ऑनलाइन फर्स्ट आर्टिकल्स के नाम से बाज़ जर्नल अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। ऑनलाइन फर्स्ट आर्टिकल्स वो होते हैं जो पेपर एक्सेप्ट हो गए, पब्लिश हो गया, लेकिन उनको अभी तक कोई इशू या वॉल्यूम नंबर असाइन नहीं हुआ। वो जर्नल बहुत से, मैंने बताया था कि आप मोर देन 2 आर्टिकल्स को कंबाइन कर लें तो आपका इशू बन जाता है, और इशू मोर देन वन आर्टिकल को कंबाइन कर लें तो वो आपका इशू बन जाता है, और मोर देन वन इशू कंबाइन कर लें तो वो आपका वॉल्यूम बन जाता है। तो नॉर्मली 2 या सिंगल आर्टिकल तो नहीं होता है एक इशू के अंदर, 10 होते हैं, 20 होते हैं, तो ये उसकी एक एवरेज रेंज है। तो उस इशू की क्या होगी कि वो इशू आया हर मंथ आएगा, हर 2 मंथ के बाद आएगा, हर 4 मंथ के बाद आएगा, 6 मंथ के बाद आएगा, 1 ईयर के बाद आएगा। तो उसकी हमने फ्रिक्वेंसी, कुछ टर्म्स थी, एनुअल पब्लिकेशन, 6 मंथली पब्लिकेशन, क्वार्टरली पब्लिकेशन, मंथली पब्लिकेशन, तो ये हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमारे पास जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट की भी हमने बात की थी कि जेसीआर क्या होती है। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है कि
ये तो हमने एक जर्नल की फ्रिक्वेंसी की बात कर दी कि वो जर्नल 1 मंथ के बाद आर्टिकल पब्लिश करता है, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद। ये पॉसिबिलिटीज है। तो आज का हमारा क्राइटेरिया है कि इसके अलावा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जर्नल अपनी फ्रिक्वेंसी बताएगा कि वो कितने टाइम के बाद आर्टिकल्स पब्लिश करता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 4 to 5 रिसर्चर्स मिलकर अपना जर्नल बना लें, 10 रिसर्चर्स मिलकर बना लें, 20 रिसर्चर्स मिलकर बना लें। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो कहता है इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कशन है। कहता है दी जर्नल शुड हैव डाइवर्स एडवाइजरी बोर्ड, एडिटोरियल बोर्ड। ठीक है, डाइवर्स का क्या मीनिंग है जी, कौन बताएगा? डाइवर्स किस सेंस में है, इसका क्या मीनिंग होगा? जब आप एक जर्नल लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें डाइवर्स की टर्म का क्या क्या वर्थ है, क्या मीनिंग है? सर मतलब चेंज होगा, कुछ वैरायटी में चेंज होगा या वैसे कुछ? जी, मल्टीपल फील्ड्स के आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एडिटोरियल जी बोर्ड जी। के मेंबर्स होने चाहिए। मैंने बताया था कि जब पेपर आप किसी जर्नल में भेजते हैं तो उसको एडिटर असाइन होता है। ठीक है, तो बहुत से एडिटर्स को या एसोसिएट एडिटर्स को कंबाइन कर लें तो वो उसका एडवाइजरी बोर्ड बन जाता है, उसको वो उसका एडिटोरियल बोर्ड बन जाता है। ठीक है, तो डाइवर्स फील्ड के होने चाहिए। डाइवर्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने जो अपने जर्नल का टाइटल रखा है, पहली चीज उस टाइटल में क्या है कि जर्नल किसी पर्टिकुलर फील्ड के आर्टिकल्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पहले तो जर्नल का नेम रिफ्लेक्ट कर देता है कि ये जर्नल किस टाइप के कंटेंट्स पब्लिश करता है, जर्नल का नेम। ठीक है, अब उस जर्नल के नेम में फर्दर उस जर्नल का स्कोप आता था। स्कोप क्या बताता है कि ये जर्नल किस किस फील्ड के या किस किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स एक्सेप्ट करता है। लेट्स से मैंने कहा कि एक मैं अपना जर्नल लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो उसका मैं स्कोप डिफाइन करता हूँ कि ये कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की फील्ड के आर्टिकल्स पब्लिश करेगा। ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की फील्ड, दो फील्ड्स के आर्टिकल्स ये पब्लिश करेगा। अगर इसके पास फिजिक्स की फील्ड का आर्टिकल आ जाता है जर्नल के पास पब्लिश होने के लिए, कोई ऑथर्स तो किसी भी फील्ड का सबमिट कर सकता है, तो वो फिर आर्टिकल क्योंकि उसके स्कोप में डिफाइन नहीं है तो जर्नल उसको आउट ऑफ स्कोप कह देगा। और आउट ऑफ स्कोप किस वजह से कहेगा कि एक तो उस जर्नल के, अगर आप कोई जर्नल अपने स्कोप से हट के आर्टिकल्स पब्लिश करेगा तो वो उस जर्नल की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। क्लियर है ये बात? उस जर्नल की रेटिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब जर्नल की क्वालिटी या उसकी रैंकिंग या रेटिंग अफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली अगर उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो डिग्रेड हो जाएगा। और अगर इम्पैक्ट फैक्टर था तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो इम्पैक्ट फैक्टर की कैटेगरी से निकल जाए। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए अब मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की फील्ड की मैं अपना जर्नल लॉन्च कर रहा हूँ, वो आर्टिकल्स पब्लिश करेगा, तो मेरे पास केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की फील्ड के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्स का ये मीनिंग है मल्टीपल फील्ड्स के एक्सपर्टीज के रिसर्चर्स होने चाहिए, वो बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए, उस जर्नल के मेंबर्स होने चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? जी, किसी का कोई क्वेश्चन इससे यस सर। रेलिवेंट? अच्छा, सेकंड पॉइंट कहता है द क्रेडेंशियल्स ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्रेडेंशियल्स का क्या मीनिंग है कि जो उस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए।
आप किसी ऐसे बंदे को अपना जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर बना लें जिसने कभी रिसर्च ही नहीं की, ठीक है। तो जब उसने रिसर्च ही नहीं की तो क्या उसको पेपर की रिसर्च क्वालिटी जज करने का एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि ऑथर सबमिट करेंगे उस जर्नल को? जी स्टूडेंट, हो सकता है क्या? तो नो सर। तो जो जर्नल होगा उसके जो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए एक उस पर्टिकुलर फील्ड के। पर्टिकुलर फील्ड कौन सी? जो उसके जर्नल के स्कोप में डिफाइन है। कहते हैं सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ये पाकिस्तान की अभी बात कर रहा है। कहते हैं 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी फ्रॉम द आउटसाइड। कहते हैं एक जर्नल है, लेट से उसके एडिटोरियल बोर्ड के 50 मेंबर्स हैं, चलो मैं 40 की बात करें, 40 मेंबर्स हैं। तो कहते हैं 40 में से 20 जो मेंबर्स हैं ना उस जर्नल के, वो उस कंट्री से हट के होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान की ये HEC की बात कर रहा है। तो 50% विद इन पाकिस्तान मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 50% है आउट ऑफ 100% वो फॉरेन किसी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। पहला है कि जर्नल का एडवाइजरी बोर्ड हो, एडिटोरियल बोर्ड हो। उस एडवाइजरी बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उनको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, सीनियर मेंबर्स हों, रिसर्च में माने जाते हों, उस फील्ड के, उस जो जर्नल के स्कोप में डिफाइन है उसकी एक्सपर्टीज रखने वाले हों। फिर कहता है कि जो वो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें से 50% पाकिस्तान की कंट्री से हो सकते हैं, लेकिन 50% आउटसाइड किसी भी कंट्री से बिलोंग करने चाहिए, इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करने चाहिए। क्लियर है ये बात? किसी के स्लाइड से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, सेकंड आपके पास फर्दर क्या क्राइटेरिया, थर्ड पॉइंट, इट शुड बी पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड का क्या मीनिंग है कि जब कोई ऑथर इस जर्नल में पेपर सबमिट करे तो उसको कोई एडिटर असाइन हो, एडिटर फिर आगे उसकी क्वालिटी को जज करके उसी स्टेज पे रिजेक्ट करके वापस भेज दे अगर क्वालिटी नहीं है, या फिर उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे ले जाए। नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के साथ क्या होगा, अंडर रिव्यू स्टेज जिसको मैंने कहा था कि एडिटर अगर एक आर्टिकल की क्वालिटी को फील करता है कि अच्छी क्वालिटी का आर्टिकल है तो फिर उसका रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। कोई 2-3 उस फील्ड से मिलते जुलते लोग गूगल स्कॉलर से सर्च करके या जर्नल की डेटाबेस है उससे सर्च करके उनको ये आर्टिकल भेजता है कि आप इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दें। तो वो रिमार्क्स देने के बाद फिर वो एडिटर के पास वापस आते हैं, फिर उन रिमार्क्स को रीड आउट करके एडिटर डिसाइड करता है कि क्या मैं ऑथर्स को एक चांस दूं, जिसको हमने टर्म दी थी कि मेजर रिवीजन, माइनर रिवीजन, ठीक है, या फिर मैं उन रिव्यूअर के रिमार्क्स पे रिजेक्ट कर दूं, या फिर मैं उन रिव्यूअर के रिमार्क्स पे एक्सेप्ट करके इसको पब्लिशिंग फेज में भेज दूं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको पीयर रिव्यूड कहा जाता है। एडिटर उस फील्ड के कोई से भी 2-3-5-7 एक्सपर्ट्स, 10 तक भी होते हैं इवन, एक्सपर्ट्स फाइंड आउट करके उनको रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिसीव करके फिर उसके अपने रिमार्क्स देते हैं। अब इस पीयर रिव्यूड प्रोसेस का फायदा क्या है? इसका जर्नल की क्वालिटी पे, जब एक जर्नल की रैंकिंग होती है, जिस तरह मैंने JCR की बात की थी, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो आती है, तो या मास्टर जर्नल लिस्ट जिसे मैंने कहा था, तो जब थॉमसन रूटर्स की जो कंपनी है उसके पास ये सारे रिव्यूज जाते हैं, ठीक है, अगर इम्पैक्ट फैक्टर की बात की जाए। और अगर लोकल की बात की जाए, HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, तो इस केस में जब जर्नल की क्वालिटी मेजर करती है HEC का क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन जो सा था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन जब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उस जर्नल की
क्वालिटी को मेजर करता है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मांगता है कि आपने जो आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं उनके रिव्यूअर के रिमार्क्स बताएं। पहला पेपर है तो आप इसके बताएं कि कितने लोगों ने कितने एक्सपर्ट से आपने इसको रिव्यू करवाया, उनके रिमार्क्स की फाइल भी साथ जमा करवानी होती है और उस पर आथर्स का क्या रिस्पॉन्स है वो भी जमा करवाना होता है। अगर कोई आपने इस तरह के भी आपको मेल्स आती होंगी कि हम आपका पेपर 1 वीक के अंदर पब्लिश कर देंगे, 3 डेज में पब्लिश कर देंगे, तो वो सब फेक जर्नल्स होते हैं। 15 डेज में पब्लिश कर देंगे, वो मैक्सिमम फेक जर्नल होते हैं। वो ये पीयर रिव्यू का प्रोसेस खुद से ही, बस एक पेपर आपने भेजा और उसके बाद खुद से ही 1-2 रिमार्क्स लिखकर या जेनेरिक रिमार्क्स बनाए होते हैं वो लिखकर आपको भेज देते हैं। आप वो करके भेजते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं अगर वो ओपन एक्सेस जर्नल नहीं है। ओपन एक्सेस जर्नल है तो वो चार्जेस लेगा और नॉन ओपन एक्सेस हुआ तो वो चार्जेस नहीं लेगा। तो द पॉलिसी ऑफ ब्लाइंड रिव्यू शुड बी फॉलोड। एचईसी कहती है कि आप इसका पेपर का ब्लाइंड रिव्यू करवाएं। इसका क्या मीनिंग है? ब्लाइंड रिव्यू क्या कहला हो सकता है? जी स्टूडेंट, ब्लाइंड रिव्यू क्या हो सकता है? ब्लाइंड रिव्यू ये है कि एक पेपर जब आप सारा लिख लेते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसमें पेपर की जो ऑथर्स की डिटेल होती है, फर्स्ट टाइटल पेज का जो होता है पेपर का, उस पे पेपर का टाइटल आ रहा होता है, ऑथर्स के नेम आ रहे होते हैं, उनकी एफिलिएशन आ रही होती है, नीचे एब्स्ट्रैक्ट आ रहा होता है। तो जो पेपर का फर्स्ट पेज है उसमें जो ऑथर्स की डिटेल है, ऑथर्स के नेम और उनकी एफिलिएशन, जब आप किसी जर्नल के पास कोई पेपर आए, पाकिस्तान के जर्नल के पास, तो उस जर्नल के एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस जर्नल के एडिटोरियल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से ऑथर्स के नेम और उनकी एफिलिएशन रिमूव करके वो पेपर कोई रिव्यूअर्स के पास भेजे या एडिटर असाइन करे। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप विद इन पाकिस्तान, आपका लेट से आप में से किसी यूनिवर्सिटी का विद इन पाकिस्तान जर्नल है और वो रिव्यू भी पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं, तो उनका आपस में लिंक निकल आएगा। लिंक होने की वजह से वो ऑथर्स डायरेक्टली उसको बता देंगे कि आपका पेपर मेरे पास आया रिव्यू होने के लिए, तो उसे रिक्वेस्ट करेगा कि उसको बस लाइट से ये क्वेश्चन रेज करके हमें दे दे, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे और फास्ट रिस्पॉन्स कर दें। ये रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। मैं एंड पे कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स कॉप की बात करूंगा। ये इंटरनेशनल एक कमेटी है, उसमें ये कहती है कि आप जब भी पेपर का रिव्यू करवाएं तो ऑथर्स को ना पता हो कि उनका पेपर किसके पास क्या है। तो इस पर्पस के लिए अक्सर जर्नल्स ब्लाइंड रिव्यू करते हैं। ब्लाइंड रिव्यू का ये भी बेनिफिट है कि लेट्स से कंट्रीज का आपस में जो होता है एक जेलसी फैक्टर, लेट्स से कि अगर हमारे पाकिस्तानी है, उसने कोई पेपर लिख कर भेजा इंटरनेशनल जर्नल में और उसका रिव्यूअर इंडियन आ गया, ठीक है, तो उसका एडिटर जो है वो इंडियन आ गया, तो इस फैक्टर की वजह से जो उनके आपस में कंट्री के जो इश्यूज है, इनकी वजह से भी लोग पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। इवन वो पेपर हो सकता है बहुत टॉप क्वालिटी का हो, ठीक है। तो इस चीज को फेयर बनाने के लिए जर्नल, अक्सर जर्नल्स ब्लाइंड रिव्यू। जी, उसके बाद ये कहता है कि जब पीयर रिव्यू का प्रोसेस होगा, जो रिव्यूअर्स उसको एलोकेट किए जाएंगे, तो उनमें से एटलीस्ट 2 लोगों से एक पेपर रिव्यू करवाया जाए। इन 2 लोगों में 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। तो कहता है इनमें से एटलीस्ट जो एक रिव्यूअर है वो इंटरनेशनल रिव्यूअर होना चाहिए, ठीक है। एक पाकिस्तानी हो सकता है
किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर सकता है, लेकिन उनमें से एक फिर इंटरनेशनल हो और वो किसी भी कंट्री से बिलोंग कर सकता है। क्लियर है ये बात सबको? इंटरनेशनल की जो वो बात करता है वो कहता है एकेडमिकली एडवांस कंट्री से प्रेफर्ड है। एकेडमिकली एडवांस कंट्रीज कौन सी है? अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इसमें जर्मनी वगैरह हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कहता है कि नेशनल तो आपका कंट्री से बिलोंग करेगा, इंडस्ट्री से भी हो सकता है, एकेडेमिया से भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिव्यूअर होगा वो मस्ट उसमें प्रेफरेंस आपने देनी है कि जो किसी अच्छी जिस कंट्री का एकेडेमिक स्ट्रक्चर अच्छा हो उससे बिलोंग करे। क्लियर है ये बात सबको? इट शुड बी पीयर रिव्यूड, और इसमें ब्लाइंड रिव्यू और इसका क्या मीनिंग है पीयर रिव्यूड? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट से 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप अपने पेपर को जर्नल के पास जो पेपर आ रहा है वो उसमें 2 से कम लोगों से रिव्यू करवा रहा है तो इस केस में उसका क्वालिटी फैक्टर फिर अफेक्ट होगा। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो ब्लाइंड रिव्यू है सर ये सारे जर्नल्स के लिए होता है या कोई स्पेसिफिक जर्नल के लिए होता है? ये जर्नल टू जर्नल एक तो डिपेंड करता है, उसकी गाइडलाइंस में मेंशन होता है जर्नल की, ये सब जर्नल्स के लिए नहीं है, हर जर्नल की अपनी पॉलिसी है। तो उसकी जर्नल की गाइडलाइन में जिसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप पेपर प्रिपेयर करते हैं उसमें लिखा होता है कि आप एक अच्छा ब्लाइंड रिव्यू तो होता है लेकिन आप जर्नल को आथर्स की डिटेल वगैरह एक अलहदा पेज के साथ जमा भी करवाते हैं, सबमिट भी कराते हैं, अपलोड भी करते हैं। उससे जर्नल के पास वो सारी डिटेल होती है कि ये पेपर के आथर्स कौन से हैं, उनकी एफिलिएशन क्या है, लेकिन जब रिव्यू होने के लिए जाता है तो उस केस में वो ब्लाइंड रिव्यू जाता है। जर्नल उसकी ब्लाइंड रिव्यू वाली कॉपी भेजता है। जर्नल अक्सर जर्नल करते हैं कि आप 2 कॉपीज अपलोड करें, एक कॉपी आपकी वो वाली होगी जो आथर्स की डिटेल के साथ पूरे मैन्युस्क्रिप्ट होगा, नेम और उनकी एफिलिएशन के साथ कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरी कॉपी आप वो अपलोड करें जिसमें आथर्स के नेम और उनकी एफिलिएशन निकाल दे, बाकी पेपर एज इट इज वही हो, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आथर भी लिखा होता है जिस जो जर्नल से कम्युनिकेट करता है, तो वो भी स्टेटमेंट रिमूव करवा देते हैं। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। उसके बाद कहता है इट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड इंडेक्स्ड इंटरनेशनली। ठीक है, जब जर्नल की रैंकिंग बढ़ती है ना तो वो कहता है कुछ इंटरनेशनल डेटाबेसेस हैं लाइक स्कोपस हो गया। ठीक है, तो जब जर्नल आपकी साइट पे पेपर पब्लिश होता है ना तो ये स्कोपस की एक डेटाबेस में एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरह और बहुत सी मिलियंस ऑफ डेटाबेसेस है, तो वो भी आपकी वेबसाइट से आपका पेपर फेच करके अपनी डेटाबेस पे जाके आप अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करें। तो वो स्कोपस की लाइक सबसे कॉमन है, तो स्कोपस की डेटाबेस उन पेपर्स को अपनी साइट पे जाके अपनी डेटाबेस में ऐड करके अपनी साइट पे डिस्प्ले करता है जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उनको वो एक्सेस अपनी डेटाबेस में ऐड नहीं करता। स्कोपस में ऐड होने का पर्पस फायदा ये है कि उस स्कोपस के आर्टिकल्स को फिर गूगल स्कॉलर की जो डेटाबेस है वो फेच करके अपने पास डिस्प्ले कर देती है। Abstracting and indexing services as posted on HEC वेबसाइट। तो ये कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं जिनमें ये इंडेक्स होना चाहिए, ये HEC की साइट पे मेंशन है। तो जितनी अच्छी डेटाबेसेस में ये जाता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उतनी ज्यादा HEC इसकी रैंकिंग इंक्रीज करता जाएगा। मैंने बताया था कि 4 कैटेगरीज होती हैं, WXYZ। तो जर्नल जब लॉन्च होता है तो Z कैटेगरी में होता है, फिर Y में आता है, फिर X में आता है, फिर W में आता है, और W में फिर जाके Q4, Q3, Q2, Q1। और अगर कोई जर्नल डायरेक्ट ये सारी अगर कोई जर्नल डायरेक्ट ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो हो सकता है वो Q4 के बजाय डायरेक्ट Q1 में आ जाए।
क्लियर है ये बात? किसी का इस स्लाइड से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है द जर्नल पब्लिश्ड इन एनी लैंग्वेज other than English should publish abstract of each paper in English। अगर तो आपका जो जर्नल आपने बनाया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर्स पब्लिश कर रहा है, ठीक है, तो फाइन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश से हट के उर्दू में पब्लिश कर रहा है, लेट्स से अरेबिक में कर रहा है, चाइनीज में कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में अगर इंग्लिश से हट के पब्लिश कर रहा है, तो इस केस में उस जर्नल ने मस्ट उस पेपर का जो उस जर्नल के पास पेपर्स आ रहे हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के आथर से पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट पे। और पूरे का सारा पेपर बेशक अरेबिक लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट भी अरेबिक लैंग्वेज में रहे, लेकिन उसका एक सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट जो जर्नल की साइट पे एब्स्ट्रैक्ट ही पब्लिश होते हैं टाइटल के साथ, आथर्स की डिटेल के साथ, तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मस्ट ट्रांसलेट होना चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेफरेंसेस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज पर पॉलिसी ऑफ द जर्नल। हमने एंड नोट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें डिफरेंट रेफरेंस के स्टाइल देखे थे। नंबर्ड रेफरेंस स्टाइल था, एपीए था, शिकागो था एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो जर्नल का रेफरेंस का जो स्टाइल हो वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। लाइक आप अक्सर जर्नल्स का देखते हैं, उनका रेफरेंस स्टाइल क्या होता है? नंबर्ड, यानी इन टेक्स्ट के अंदर जब वो आर्टिकल साइट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह रेफर करते हो, और जब रेफरेंस सेक्शन में वो आर्टिकल साइट करते हैं तो उसमें आथर्स की डिटेल कंप्लीट आ रही होती है, जर्नल का नेम आता है, आर्टिकल का नेम, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर और पब्लिशिंग ईयर, ये सारी डिटेल आ रही होती है। तो जर्नल का जो रेफरेंस स्टाइल है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। गूगल स्कॉलर के ऊपर आप चले जाएं, जब आप साइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपके पास वेल नोन जो आपके पास है रेफरेंस के स्टाइल वो लिस्ट हो रहे होते हैं। अब देख लें यहाँ पे लेट से कि मैं स्कॉलर पे जाके मशीन लर्निंग के आर्टिकल्स सर्च करता हूँ, किसी भी फील्ड का हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। लेट्स से ये आर्टिकल है, तो मैं इसके साइट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये इसके वेल नोन रेफरेंस स्टाइल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। वैनकूवर हो गया, हार्वर्ड हो गया, शिकागो हो गया, एपी हो गया, एमएलए हो गया। तो कहता है एमएलए स्टाइल होगा तो उसका ये सैंपल होगा, ठीक है। एपी होगा तो उसका ये, शिकागो होगा तो उसका ये स्टाइल, हार्वर्ड होगा तो उसका ये, वैनकूवर होगा तो उसका ये स्टाइल है, ठीक है। तो ये वेल नोन स्टाइल्स हैं, और इनमें एक स्टाइल नंबर्ड भी है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहा। तो वेल नोन जर्नल का जो रेफरेंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी वेल नोन होना चाहिए। तो इस स्लाइड में किसी का कोई क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 5 और 6। अच्छा, उसके बाद कहता है ये तो उसकी गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहले हमने अभी डिस्कस किया कि जर्नल की पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी टर्म्स। फिर हमने डिस्कस किया कि उसका एडिटोरियल बोर्ड किस टाइप का होगा, और एडिटोरियल बोर्ड जब रखेंगे और जर्नल की रैंकिंग वगैरह, तो ये उसके पॉइंट्स थे, क्राइटेरिया था। उसके बाद कहता है कि रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल जर्नल। अगर कोई लोकल जर्नल इंटरनेशनल जर्नल में जा रहा है तो वो किस तरह जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल कौन सा होगा? जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो, ठीक है, या किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो,
नॉर्मली इंटरनेशनल जर्नल उसको कहा जाता है जो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो। तो कहता है द इंटरनेशनल साइंस जर्नल्स हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर एंड आर लिस्टेड इन जर्नल साइटेशन रिपोर्ट JCR। कहता है इंटरनेशनल जर्नल वो होगा, हर वो जर्नल इंटरनेशनल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो, ठीक है, और उसके साथ साथ वो JCR में भी लिस्ट होता हो। जो JCR रिपोर्ट मैंने आपके ग्रुप पे शेयर की थी जिसमें Q1 2 3 4 उसके क्वार्टाइल्स थे, टाइल्स थे, ठीक है, तो उसकी ये बात कर रहा है। कहता है पहले तो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो इंटरनेशनल जर्नल कहलाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर अगर होगा तो वो तभी इम्पैक्ट फैक्टर होगा जब वो JCR के अंदर लिस्ट करता हो। अगर JCR में लिस्ट ही नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्लियर है ये बात सबको? तो ISI आपके पास ISIknowledge.com आर कंसिडर्ड एट HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स इन W कैटेगरी। जो थॉमसन रूटर्स की मैंने बात की थी, जो ISI जो मास्टर जर्नल लिस्ट की बात की थी, उसकी डेटाबेस में जितने भी जर्नल्स लिस्ट हो रहे हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है, वो HEC उनको अपनी लोकल लेवल पे W कैटेगरी कहती है। क्लियर है ये बात सबको? इसके बाद कहता है इन एडिशन all the research journals indexed in the relevant indexing agency and listed in ISI master list are valid for publication of PhD research work, award of PhD degree, and the same is available at, वो JCR की बात करें इस लिस्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। कहते हैं कि जिन जर्नल्स की कैटेगरी W है, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो PhD की डिग्री अवार्ड करने के लिए कंसिडर हो सकते हैं। अगर आपका PhD का पेपर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुआ है, एक पेपर की बात कर रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD की डिग्री अवार्ड करने के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है PhD की डिग्री अवार्ड करने की। कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जो एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट इम्पोज कर देते हैं। तो नेशनली या इंटरनेशनली आपको PhD की डिग्री अवार्ड करने की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो वन वन पब्लिकेशन है W कैटेगरी जर्नल में। यानी W कैटेगरी वो कैटेगरी जिसमें जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है। तो किसी का इस स्लाइड से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है सबको? उसके बाद कहता है कि जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्या है, JCR, ये हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। कहता है जर्नल साइटेशन रिपोर्ट ऑफर्स अ सिस्टमैटिक objective means to critically evaluate the world leading journals with quantifiable statistical information based on citation data। ठीक है, कहता है कि जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जर्नल्स हैं उनकी क्वालिटी को असेस करती है, मेजर करती है। और किस बेस पे मेजर करती है? उन जर्नल्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनकी साइटेशन की बेस पे, कितने जर्नल्स ने आर्टिकल पब्लिश किए और उस जर्नल ने उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितने आर्टिकल्स पब्लिश किए उसको कितने लोगों ने अपने काम में रेफर किया, ये साइटेशन कहलाता है। कहता है बाय कंपाइलिंग आर्टिकल्स साइटेड references, JCR helps to measure research influence and impact at the journal and category levels and shows the relationship between citing and cited journals। अगर एक जर्नल A है वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और उस जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उसका डेफिनेटली कोई स्कोप होगा जर्नल का। उस स्कोप के कैटेगरी में जो आर्टिकल्स लाइक कर रहे हैं वही आर्टिकल्स वो जर्नल पब्लिश करेगा, उससे हटके तो नहीं करेगा। तो जो दूसरा जर्नल B है, क्या वो जर्नल A का आर्टिकल साइट करेगा?
अगर करेगा तो उसका क्या? जी स्टूडेंट, आप में से 2 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असाइनमेंट कॉपी करता है, तो क्यों कॉपी करेगा? उसका क्या रीजन है? जी स्टूडेंट, इसका क्या रीजन है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असाइनमेंट कॉपी कर रहा है? लेट से 5 स्टूडेंट है, 5 में से 4 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है जो एक स्टूडेंट की कॉपी कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कॉपी कर रहे। इसका क्या रीजन हो सकता है? जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन पूछा है, असाइनमेंट आती होगी सर, कॉपी करेंगे। उसका रीजन क्या आप करते हैं? आप एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असाइनमेंट, लेट से क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 में से 10 स्टूडेंट ने सर मतलब असाइनमेंट किस की। केस में? मैं बात कर रहा हूँ कि 50 स्टूडेंट है लेट से क्लास में, उसमें से 10 स्टूडेंट ने कॉपी असाइनमेंट की है। अब जो वो 40 स्टूडेंट है, वो 10 में से किसी एक स्टूडेंट की असाइनमेंट ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? अब असाइनमेंट 10 लोगों ने की है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट एक स्टूडेंट की असाइनमेंट ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर आपकी आवाज आ जा रही है, मतलब किस केस में सर? मतलब देखें, केस मैं यही बात कर रहा हूँ कि 50 स्टूडेंट है, उनको किसी टॉपिक में असाइनमेंट मिलती है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अब 50 में से 10 जी जी। स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है, बाकी 40 ने नहीं की। अब जिन 40 स्टूडेंट जिन्होंने नहीं की, उन सर 10 आपकी में से, आवाज नहीं आ रही। जी बाकियों को भी नहीं आ रही। जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? अब जी सर। जी सर अब आ रही है। अच्छा, जी अब सर आप मेरा, बता रहे थे अब स्टूडेंट्स का, 15 स्टूडेंट्स हैं। जी 50 स्टूडेंट है, 50 उनमें से ठीक 10 है। स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की हुई है और रिमेनिंग 40 ने नहीं की। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 40 है जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की, वो उन 10 स्टूडेंट में से कोई एक सिंगल स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट 1 है, ज्यादातर स्टूडेंट उसी की असाइनमेंट कॉपी कर रहे हैं, बाकी 9 जो स्टूडेंट है उनकी कम ही स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? सर ये भी हो सकता है कि मतलब उसका जीपीए बहुत अच्छा हो, या उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो उन बाकी स्टूडेंट से। तो मतलब काफ़ी तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। या मे उस बी अगर कोई किसी का बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो वो उस सेंस में भी उसे ले सकता है। तो अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि उस स्टूडेंट, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की, उन 10 में से जिन्होंने असाइनमेंट की है, ज्यादातर स्टूडेंट का ट्रस्ट है उस एक स्टूडेंट पे कि ये स्टूडेंट जी सर। लायक होगा, इसका जीपीए हाँ अच्छा है, जी। ये इसकी असाइनमेंट करेक्ट होगी, इसकी क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम है। ऐसे ही है, यही या फैक्टर्स सर होंगे। बाकी ना शेयर ना करना चाहते हो, ये भी एक रीजन हो सकती है। मतलब वो करके आगे शेयर ही ना करते हो किसी के साथ। नहीं, शेयर तो किसी ना किसी के साथ आप लोग करते ही है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हाँ, हर नहीं एक के सर, साथ गर्ल्स ना मोस्टली करें, नहीं करती शेयर। हर एक के साथ वो बेशक ना शेयर करें, आपस में 2 फ्रेंड्स लाजमी शेयर करते हैं।
सर शेयरिंग लाजमी बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है डिस्कस कर सकते हैं, मतलब वो आपस में डिस्कस हाँ, इस सेंस में करते हैं कि यार ये भी हाँ जी सर, पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज सर यहाँ, शेयरिंग मस्ट नहीं होता। अब यही चीज यहाँ पे भी है कि जो आर्टिकल्स अच्छे जर्नल में पब्लिश होता है, उस आर्टिकल्स को लोग ज्यादा साइट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि उस जर्नल का लोगों को पता है। अब जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हाई होगा, लेट्स से एक जर्नल उसका इम्पैक्ट फैक्टर 100 है, तो आपने अभी तक ये चीज लर्न कर लिया कि जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 100 है, हाई है, उसमें पेपर पब्लिश करना डिफिकल्ट प्रोसेस है। वो काफी ज्यादा नॉवेल्टी डिमांड करता है, वो लो जैसे जिस तरह क्वालिटी। सर, जी सॉरी सर बात, उस दिन सर इफ्तिखार ने भी मतलब कुछ वो दिए थे रिसर्च पेपर्स की प्रेजेंटेशन देनी थी, उन्होंने कहा था बस इन जनरल में हो और इन कंट्रीज रिलेटेड ही हो, इसके अलावा कोई ना हो। मतलब तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक मतलब 3-4 जनरल हमें बताए थे जिससे हमने रिसर्च करके दी थी। जी, तो वो ये चीज है कि उनको पता है कि इस इन जर्नल्स की जब आप आर्टिकल्स पिक करेंगे तो उनमें नॉलेज ज़्यादा होगा, वो ऑथेंटिक ज़्यादा होंगे, उनमें अच्छा काम हुआ होगा। तो जब आपका आर्टिकल बताने का मकसद ये है कि एक जर्नल, एक अच्छा जर्नल है, उसमें आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली लोग ज़्यादा साइट करेंगे क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है। और लोगों का ट्रस्ट किस वजह से बिल्ड हुआ कि उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है। लेकिन सर इसमें कंट्रीज का भी तो इशू आ जाता है, जैसे कि इंडियन या जितने भी एशियंस हैं कि उनके मतलब आप पेपर नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंट्रीज का इसमें रोल नहीं है, एक जर्नल की क्वालिटी मैटर करती है। बात समझे? जी सर। यस सर। क्योंकि कंट्री का इसमें रोल नहीं है। ऑटोमेटिकली जिस जर्नल में, जो जर्नल आप खुद देख लें, आप, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसमें 100,000 रेस्टोरेंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन आप उन 1000 को बारी बारी सब ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स से 50 रेस्टोरेंट्स है आपके एरिया में, आप पहली मरतबा एक पे जाएंगे तो दूसरी दफा कहेंगे कि इसको ट्राई करते हैं, इसका खाना कैसे है, थर्ड टाइम कहेंगे कि इसका कैसा है। तो ये सारा सर्वे करने के बाद एंड पे आप कुछ सिलेक्टेड 50 में से कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होंगे जिन पे आप बार बार जाना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और वो जर्नल के केस में भी यही है कि जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हाई होगा, उसने अपनी साइट पे इसीलिए प्रोमिनेंट करके इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो कि मैं अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करता हूँ। और इम्पैक्ट फैक्टर तभी हाई होगा जब जेसीआर, जो थॉमसन रूटर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल किया जाए। क्लियर है ये बात? यस सर। तो जब जर्नल के ये क्वालिटी मेजर्स एक जर्नल अडॉप्ट करेगा, अच्छी डेटाबेसेस में वो इंडेक्स्ड होगा, तो डेफिनेटली लोग उसके काम को ज्यादा साइट करेंगे। और जब साइट ज्यादा करेंगे तो उसका फायदा क्या है कि उस जर्नल का फिर इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि वो जर्नल, अगर उसकी साइटेशन ज्यादा है, तो वो पहले 10 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था तो लेट्स से उसके 9 इम्पैक्ट फैक्टर था, अब वो 20 आर्टिकल्स भी पब्लिश कर दे तो तब भी उसका इम्पैक्ट फैक्टर 9 ही रहेगा। तो अगर वो ओपन एक्सेस जर्नल है, फीस लेता है, तो इस केस में तो उसने जो अर्निंग कर रहा है वो डबल हो गई। क्लियर है बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कहता है कि एसओपीज के हैं फॉर एवेल्युएशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स। अभी तक हमने ये चीज लर्न कर ली कि हम किस तरह, क्या रिक्वायरमेंट है कि एक नया जर्नल लॉन्च करना चाह रहे हैं हमारी कंट्री में, HEC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें किस टाइप के लोग चाहिए, उसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश होंगे उनका क्या क्राइटेरिया है। अब हमारा सेकंड जो फेस है कि हम लॉन्च कर चुके हैं ये सारे स्टेप इस स्लाइड से पहले तक जितने हमने पढ़े, अब हम उसकी क्वालिटीज को किस तरह मेजर करेंगे। एक नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल है
तो उसकी क्वालिटी को मेजर करने का क्या क्राइटेरिया है? ठीक है, कहता है एसओपीज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स। कहता सर है ये भी हमने ऊपर देखा नहीं था, वो जो हमने ओल्ड जर्नल और न्यू जर्नल के अंदर देखा था, जो उसकी चीजें थी। नहीं, उसमें ये चीज नहीं चेक की थी हमने। ओल्ड जर्नल और न्यू जर्नल में तो हम ये चीज लर्न कर रहे थे कि अगर कोई ओल्ड जर्नल है वो एचईसी में जाके रिकॉग्नाइज होना चाह रहा है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा रजिस्टर्ड होने का एचईसी में, और अगर कोई न्यू जर्नल है अभी लॉन्च हुआ है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। अब ये है कि जर्नल लॉन्च हो चुका है, अब उसकी क्वालिटी एचईसी का जो क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन है वो क्वालिटी किन पैरामीटर्स पे चेक करेगा। ये रहा ये तो सर बात। ये मतलब एसओपीज अब हमारे किस चीज के होंगे, जो हमने पेपर लॉन्च कर लिया उसके बाद के? नहीं, पेपर हमने लॉन्च कर लिया, जी पेपर सर। लॉन्च करने के बाद पेपर लॉन्च कर लिया, पेपर लॉन्च करने के बाद अब जर्नल की क्वालिटी को एचईसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरह मेजर करेंगे। देखें, पहले तो जर्नल जर्नल की हमारी दो साइड्स, हम जी जी सर, आप पहले कंप्लीट कर लें। अभी हमारी दो साइड्स बन गई हैं। ठीक है, पहली साइड तो ये थी कि एक नया जर्नल लॉन्च कैसे करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास किस टाइप का एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जी अब ये सर। दूसरी साइड है कि जर्नल लॉन्च हो चुके हैं, उसने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, वो कहता है कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है जो आपने बताई थी। अब दूसरी साइड है कि वो एक्सपर्ट उस जर्नल की क्वालिटी को कैसे मेजर करेगा। एचईसी का एक बोर्ड है, क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन एक इदारा है, वो उसके जो पर्सन जब उस जर्नल कहेंगे कि ये 100 जर्नल्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड नेशनल, तो इनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वो किन पैरामीटर्स पे चेक किया जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है, थैंक यू। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मैंने आप लोगों से पेपर ले लिया, ठीक है, मैंने कहा 50 स्टूडेंट थे, मैंने कहा 50 के 50 स्टूडेंट ने पेपर दिया, अब पेपर आप लोग दे चुके हैं, अब उसमें से मैं रैंक करता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट लायक है कौन सा नालायक है, किस स्टूडेंट ने अच्छा पेपर दिया किस स्टूडेंट ने बुरा दिया, तो उसको मैं चेक करके उसके क्वेश्चन की अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रेड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करें एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से टोटल मार्क्स में से। ठीक है, अब ये भी हो सकता था क्वालिटी का स्टैंडर्ड कि जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया वो ए ग्रेड, जिस स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया वो 0। अब इसमें क्या है कि जो पेपर नहीं देना चाह रहा था वो भी आके बैठ जाएगा कि मुझे पता है मैंने पेपर अटेम्प्ट ही खाली करना है, मेरी प्रेजेंट ही लगनी है और मेरा ए ग्रेड आ जाएगा। तो ये क्वालिटी के क्या मेजर्स हैं, जब एक जर्नल लॉन्च होगा उनको फुलफिल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा। अब मुझे बताएं, एक लेक्चर में ए ग्रेड अगर आपने लेना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि आप उस हर लेक्चर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसको पहले तो फिजिकली या विचुअली आप उस लेक्चर को लें जब टीचर वो लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करें, एग्जाम आने पे भी फिर उसको रिवाइज करें। और सेकंड केस है कि किसी ने लेक्चर ही नहीं सुना और वो एग्जाम में आ गया, तो क्या सिनेरियो होगा फिर। जी स्टूडेंट। सर जिसने नहीं लिया लेक्चर वो फिर मतलब अल्लाह तवक्कल की आस पे ही होगा। वो फिर बहाने बनाएगा। ठीक है, फिर ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि वो बाद में अपने दोस्त को कहे मुझे समझा दे, ये खिला दूंगा। वो तो पेनल्टी तो वो पे कर रहा है ना उस केस में भी। यस, नहीं सर, कोई फ्री में भी समझा देते हैं। फ्री में भी जो समझा रहा है उसका टाइम तो वेस्ट कर रहा है ना, जिससे समझ रहा है उसका टाइम तो साथ वेस्ट हो रहा है ना। यस सर। तो कहता है कि जब अब ये वो वाली साइड है कि एक जर्नल अपनी सारी रिक्वायरमेंट कर चुका है, अब वो कहता है कि मेरी क्वालिटी को मेजर करो।
कहता है the names of experts will be invited from public private sector universities and institutes and centers of excellence। जो अच्छी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें से एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो HEC की मेंबर है, क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन की। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि एक जर्नल आप लॉन्च कर रहे हैं तो उस जर्नल के जो एक्सपर्ट्स हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर होंगे। ठीक है। अब एक जर्नल की, लेट्स से मैं कहता हूं कि एक केमिस्ट्री का जर्नल है, अब उसकी क्वालिटी को जज करना है, उसमें आर्टिकल्स पब्लिश केमिस्ट्री की फील्ड के हुए हैं, आया वो अच्छी फील्ड के हैं या नहीं। तो मुझे जो एक्सपर्ट चाहिए होगा उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए वो केमिस्ट्री की फील्ड का होना चाहिए ना। अगर लेट्स से वो मैंने कहा कि वो सिविल इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट है और उसको कहा जाए कि आप केमिस्ट्री की फील्ड के ये पेपर्स हैं इसको चेक कर दे, तो क्या होगा फिर? क्या उसकी क्वालिटी जज कर सकता है? जी स्टूडेंट। नो सर। तो ये चीज है, कहता है कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है HEC उसको नॉमिनेट करेगी। वो पर्सन यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मींस वेल नोन जो कंपनीज हैं उस फील्ड के सर अंदर। लेकिन बाद पेपर के अंदर जब हम कोई यूज कर रहे होते हैं एल्गोरिदम या कोई इस तरह की चीज यूज कर रहे होते हैं, मतलब दो फील्ड को मिक्सअप करके बनाते हैं, तो उस केस में तो दोनों ही फील्ड रिक्वायर नहीं होंगी सर। किस तरह? जैसे अब सर, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड की, कैंसर की या ट्यूमर की, तो उसमें अब किसी बायो एक्सपर्ट सिस्टम की भी तो हमें जरूरत होगी ना, जो डिटेक्ट कर पाए। कंप्यूटर के टीचर को तो नहीं पता होगा ट्यूमर किस तरह का होता है या किस एरिया में लाई करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के टीचर को उस वजह से पता होगा कि वो उस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में काम कर चुके हैं। कंप्यूटर का टीचर, अब आप में से स्टूडेंट कोविड-19 के ऊपर काम कर रहे होंगे जी या सर। काम करेंगे रिसर्च का, और कुछ दूसरी फील्ड पे काम करेंगे, लेट्स से नेटवर्क की फील्ड पे काम करें। तो आप मुझे बताएं कि इस केस में जो स्टूडेंट कोविड के ऊपर काम कर रहे थे उनके पास ज्यादा कोविड का नॉलेज होगा या जो स्टूडेंट नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहे थे? सर जो कोविड के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो यही चीज है कि जिस फील्ड का जर्नल का स्कोप होगा उसी फील्ड के एक्सपर्ट HEC उसको असाइन करेगी उसकी क्वालिटी को असेस करने के लिए। देखिए नीचे फर्दर डिटेल कहता है सब्जेक्ट वाइज कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन। HEC का जो क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी कि सब्जेक्ट वाइज कमेटी बनाएगी। मैं कहता हूं कि एक क्राइटेरिया ये है कि आप BS कंप्यूटर साइंस का जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी क्वालिटी को जज करें, एक बंदा जज करे। क्या वो जज कर सकता है? एक क्राइटेरिया ये है उसी फील्ड का, उसकी एक्सपर्टीज भी कंप्यूटर साइंस की है, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि BS कंप्यूटर साइंस में लेट से 40 सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, तो हर फील्ड का मैं अलग एक्सपर्ट एलोकेट कर दूं। लेट से पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट है तो उसको पाकिस्तान स्टडीज का एक्सपर्ट एलोकेट किया जाए, मैथ का है तो उसको मैथ का, कंप्यूटर साइंस का है तो लेट से कैलकुलस का है तो मैथ का है तो मैथ का, फिजिक्स का सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में तो उसको फिजिक्स का बंदा एवेलुएट करे। अब ये वाला प्रोसेस ज्यादा बेस्ट होगा या ओवरऑल एक ही पर्सन 40 सब्जेक्ट्स की क्वालिटी को एवेलुएट कर रहा है, ये ज्यादा बेस्ट होगा? जी, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा? सर केस वन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर जी पीएस के अंदर जो ऑफर हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर पता नहीं इतने उसके पास नॉलेज हो या ना हो, एक्सपर्टीज हो या ना हो। केस वन कौन सा है जिसमें एक ही पर्सन पूरे कंप्यूटर साइंस के 40 सब्जेक्ट्स की एवेलुएशन कर रहा है, और केस टू है जिसमें
हर एक सब्जेक्ट की एवेल्युएशन जो है वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा केस बेस्ट होगा? सर सब्जेक्ट केस 2 डेफिनेटली बेस्ट होगा सर। जी, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केस 1 ही बेस्ट है। ऐसे ही है? जी सर, मुझे तो केस 1 ही सर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, रीजन? क्योंकि सर सारे कंप्यूटर के हैं ना, और एक ही एक्सपर्ट के अंडर हैं वो सारे, तो इजीली हो जाएगा मतलब। और उसके अपने ही सब्जेक्ट्स हैं सारे। जी, बाकियों की इस पे क्या ओपिनियन है? सर सर जो केस 2 सब्जेक्ट ठीक है एक्सपर्ट सर, होगा वही बेटर होगा ना। अच्छा, जो सब्जेक्ट एक स्पेशलाइज होगा। जी, दो राय आ गई, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड और एक है कि ओवरऑल। जी, इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलाइज को प्रेफर करेंगे या ओवरऑल उस फील्ड का एक्सपर्ट जो कि उस फील्ड के सारे सब्जेक्ट्स की क्वालिटी को एवेलुएट करेंगे? तो दोनों केसेस में कौन सी एवेलुएशन जो है वो बेस्ट आएगी? जी, बाकियों की क्या राय है इस पे? जी, बाकी मौजूद भी है या सोए हुए हैं? सर बाकी पेपर की तैयारी कर रहे हैं 5 बजे। 5 बजे कैसे पेपर हो सकता है? सर है ना हमारा पेपर 5 बजे क्लास। 5 बजे। जी, तो सब्जेक्ट वाइज जो है वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज जो है, क्योंकि उसमें हर एक, आप देखें, एक बंदा एक्सपर्ट है कंप्यूटर साइंस का, और कंप्यूटर साइंस के अंदर 40 सब्जेक्ट्स हैं डिग्री के अंदर, लेट से। और दूसरा क्या है कि उस कंप्यूटर साइंस के 40 सब्जेक्ट्स में से हर एक पर्सन को हर एक सब्जेक्ट का एक अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन एलोकेट किया जाए, तो अलग जो सेपरेट सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होगा वो ज्यादा ओपिनियन अच्छी दे सकता है एज कंपेयर टू ओवरऑल डिग्री का जो स्पेशलाइज्ड है। आप इसी तरह है कि आप एक कोर्स पढ़ते हैं तो उस कोर्स के सारे कोर्स के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होती, उस कोर्स के कुछ टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, और कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे अंडरस्टैंड नहीं होते। क्लियर है ये बात? यस सर। लास्ट पॉइंट है, द नेशनल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट वाइज कमेटी। जो सब्जेक्ट वाइज कमेटी होती है, पहले कहता है कि नेम ऑफ एक्सपर्ट सेलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। फिर उनको क्या किया जाता है कि उस डिग्री प्रोग्राम की सब्जेक्ट वाइज कमेटी बनाई जाती है। अब उस सब्जेक्ट वाइज कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो वेल नोन प्रोफेसर्स होंगे उस फील्ड के, उस सब्जेक्ट के। तो आज का लेक्चर यहीं तक है कि नेशनल और इंटरनेशनल क्या एसओपीज है, अगर एक नेशनल जर्नल है और एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसकी क्वालिटी को मेजर करने के। तो क्लियर है सबको? जी सर। अटेंडेंस अपने लेक्चर के टाइम पे जाके सारे मार्क करते हैं। चलें ठीक है। सर अभी मार्क कर लें या 6 बजे मार्क कर लें? 6:30 जो आपका लेक्चर का टाइम है उस पे जाके ठीक हो मार्क गया कर सर, लीजिएगा। ठीक। और सर पेपर के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चंस वगैरह किस तरह होंगे? कल के लॉन्ग। लेक्चर में मैं पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगा और उसके अटेम्प्ट करने का प्रोसीजर भी, तो इसलिए कल सर का कल लेक्चर तो क्लास नहीं हो पाएगी शायद आपके साथ, क्योंकि 12 से 1:30 बजे तक तो पेपर है हमारा 12 एडीबी से का। 1:30 बजे किस तरह पेपर हो सकता है मेरे लेक्चर के अंदर? सर पता नहीं, शो तो शायद इसी तरह ही हो रहा था। 10:30 से 12 है सर। नहीं, वो इस तरह साढ़े नहीं साढ़े है। दस दस से से 12। 12 जो 10:30 से 12। आपका एग्जाम है उसी के अंदर पेपर, जो आपका लेक्चर होता है स्केड्यूल्ड, उसी में पेपर हो रहा है, उससे हटके नहीं है, ठीक है?
कल के लेक्चर में मैं पैटर्न वगैरह सारी चीजें डिस्कस करूंगा। बाकी अटेंडेंस लगा लीजिएगा लेक्चर के टाइम पे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।